मोटिवेशन तो सब देते हैं दोस्तों, पर मैं आज तुम लोगों को रियलिटी चेक देने वाला हूँ। तो इस साल नीट का जो कट ऑफ था वो है आपका 650 मार्क्स, और पिछले साल ये जो कट ऑफ थी ये थी 608 मार्क्स। तो जो इस साल जो इंक्रीमेंट हुआ है लगभग 42 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये क्यों हुआ था, सबसे पहले हमको ये चीज़ को समझना पड़ेगा अच्छे से। 42 मार्क्स का जो है, इसमें से लगभग हम मान सकते हैं कि 22 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको पेपर लीक वगैरह से 20-22 नंबर कट ऑफ बढ़ा। और क्योंकि पेपर लीक भी मास लेवल पे हुआ नहीं था, ये चीज़ प्रूव भी नहीं हुई, तो लगभग पेपर लीक तो हुआ था, ये सबको पता है, पर उतने बड़े लेवल पे हुआ नहीं था। फिर भी 20-22 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन हम मान सकते हैं कि पेपर लीक की वजह से बढ़ा। पर जो बाकी 20 मार्क्स का कट ऑफ इंक्रीमेंट है वो नेचुरल था, और वो जो रीजन्स एनटीए ने दिए थे वो काफ़ी सही थे और टू द पॉइंट रीजन्स वो भी थे। पर मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा कि पेपर लीक नहीं हुआ था, वो तो हुआ ही था, आप सबको पता है। और ये जो 20 मार्क्स का नेचुरल कट ऑफ बढ़ा वो मैंने काफ़ी पहले प्रेडिक्ट कर लिया था, मेरी जो रैंक मेरे कोचिंग के टेस्ट्स में आती थी उस हिसाब से। और वो चीज़ मैं इस साल भी, अभी देखो मैं आपके सामने एक यकीन का टेस्ट का लेके आया हूँ, रैंक वर्सेस मार्क्स का कंपैरिजन, और उस हिसाब से हम अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले साल क्या कट ऑफ रहने वाली है और आपको अब किस तरह से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए। तो देखो, जो यकीन का अभी जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ था, प्रैक्टिस टेस्ट 15 सितंबर का हुआ है, और इसमें जो स्टूडेंट के 626 मार्क्स हैं उसकी रैंक आई है 2884 रैंक, यानी कि 626 वाले से ऊपर लगभग 2883 बच्चे हैं। तो मेरे टाइम पे भी मेरे कोचिंग में ऐसी रैंक आती थी, और तभी मैं सोचता था, और क्या थिंकिंग अब आपको रखनी है कि ये एक सिंगल बैच का है, पीडब्ल्यू के यकीन बैच का है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो कि जो 626 ला रहा है उसके ऊपर 2800 बच्चे हैं, ऐसे कितने बैचेस यकीन में ही है, लाइक लक्ष्य बैच है, उसमें भी जो 12th वाले हैं वो अपीयर करेंगे नीट में, तो उनमें भी सोचो अगर 626 वाले के ऊपर और 2800 बच्चे हैं, और ऐसे कितने बैचेस एलन में होंगे, ऐसे कितने बैचेस आकाश में होंगे, ऐसे कितने बहुत सारे बैचेस होंगे श्री चैतन्य में या फिर साउथ वेस्ट में जो अच्छी कोचिंग्स हैं उनमें। तो बच्चे अभी से ही बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि जो 620-30 वाले हैं उन्होंने भी ड्रॉप लिया था, और वो अब 670-680 इतना स्कोर कर रहे हैं। तो इस साल का कट ऑफ अगर 650 था, तो अगले साल आप मान के चलो कि 10 नंबर तो कट ऑफ और बढ़ेगी, चाहे पेपर हार्ड हुआ चाहे पेपर आसान हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स अब ऑल इन जाने वाले हैं, वो अपना प्रिपरेशन कर रहे फॉर द वर्स्ट, यानी कि अगर कितने हार्ड से भी हार्ड पेपर हो जाए तो। और आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट अभी 600 के आसपास ही अटके पड़े, तो आप लोग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो, अगर हमारे पास 30,000 ही सीट्स हैं और 25 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं और सेलेक्ट होते हैं बस 30,000 स्टूडेंट्स, तो 30,000 स्टूडेंट्स ही क्यों सेलेक्ट होते हैं? 30,000 स्टूडेंट्स इसलिए सेलेक्ट होते हैं क्योंकि सीट्स ही उतनी है हमारे पास 30,000। तो आपको अब अपना बेस्ट देना पड़ेगा वो 30,000 स्टूडेंट्स में आने के लिए। अभी के टाइम पे बहुत सारे बच्चे सुस्त पड़े होते हैं, क्योंकि सब दिवाली के बाद ही एक्सेलरेट करना शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी से करना शुरू कर दिया तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो आपको ये 30,000 स्टूडेंट्स में आना है, और उसके लिए आने के लिए आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। जो बाकी 25 लाख स्टूडेंट कर रहे हैं, अगर आप वो सेम चीज़ करोगे, वो सेम रैट रेस में दौड़ोगे, तो आप भी उनकी तरह ही रह जाओगे ना। वो जो 30,000 है कुछ तो अलग कर ही रहे होंगे ना, जो टॉप 30,000 बच्चे हैं, और आपको उनमें आना है तो आपको भी कुछ अलग करना पड़ेगा। आप वो सेम चीज़, जैसे यकीन बैच का एग्जाम्पल ले लो, यकीन बैच में तो लाखों बच्चे इनरोल्ड होंगे, पूरे पीडब्ल्यू में तो लाखों बच्चे इनरोल्ड हैं, लाखों ही सेलेक्ट क्यों नहीं हो जा रहे? सिर्फ क्लासेस दे लेने से, लेक्चर्स देख लेने से नहीं हो पाएगा आपका सिलेक्शन, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। और वो अलग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मतलब मैंने जो किया था वो मैं आपको बताऊंगा, आप अपने मर्जी से भी कर सकते हो, पर मैंने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, और आप इतने को ही फॉलो करो, कंसाइजली फॉलो करो, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इतने को अच्छे से फॉलो करते हैं तो चलिए देखते हैं, हम अपने वीडियो के टॉपिक पर बढ़ते हैं कि कौन सा इस रिसोर्सेज क्या होंगे 680 प्लस स्कोर करने के लिए। हाँ, मेरा स्कोर 652 आया था, पर 680 प्लस के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें गलतियाँ की अपने पेपर में, और वो क्वेश्चंस कहाँ से थे, मैं क्या छोड़ के चला गया था, क्या मुझे पढ़ना था ताकि मैं और ज़्यादा इंप्रूव कर लेता, और बहुत सारे मैंने सिली मिस्टेक्स भी किए थे। तो वो सब चीज़ का आइडिया मुझे लग चुका है, तो मैं आपको काफ़ी बेटर तरीके से गाइड कर सकता हूँ ये चीज़ को लेकर। तो पहले तो हम रिसोर्सेज देखेंगे कि क्या क्या फॉलो करने चाहिए। दूसरा हम एकदम वो डिटेल में देखेंगे कि कैसे करना है, कहाँ से करना है, एक काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी हमारी, और सारे पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह दे दूंगा। जितने रिसोर्सेज के मैं नाम लूँगा उन सब का पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, एक पैसा नहीं लगेगा आपका। और रिसोर्सेज जो हैं उनको फॉलो करने का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होना चाहिए ये पता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको रिसोर्सेज ही पता लग गया कि आपको इतना ही करना है, बहुत मिनिमम चीज़ें करनी है,
लेकिन उसको फॉलो कैसे करना है वो भी आपको पता रहना चाहिए कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो वीडियो अब आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। एनसीईआरटी इज़ लाइक बाइबल, गीता, कुरान फॉर यू। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। और अभी देख रहे हो आप, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि 7-8 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के आ गए थे, लेकिन वो क्वेश्चन भी इनडायरेक्टली एनसीईआरटी में प्रेजेंट थे। आप अपने लेक्चर्स अच्छे से लोगे तो वो क्वेश्चंस भी आपको बन जाएंगे आपसे। तो एनसीईआरटी में आपको कैसे पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी को पैराग्राफ वाइज पढ़ना है। एनसीईआरटी में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि डीपेस्ट सी में कौन सा एल्गी पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन एक था। या फिर वो जो मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में क्वेश्चंस ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, उनको आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग है कि आपको खुद से क्वेश्चन फ्रेम करके उसका खुद से आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि बैक एक्सरसाइजेस के भी कुछ बैक एक्सरसाइज में मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो सब भी आप देख लें एनसीईआरटी से। और जितने डायग्राम्स हैं ना एनसीईआरटी के, उसको काफ़ी ध्यान से देख के जाना। इस बार पहले पन्ने पे ही मेरे पेपर में 2 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे, एक जो मेज का सीड वाला क्वेश्चन था और एक था गार्ड सेल का क्वेश्चन। तो वैसे डायग्राम बेस्ड अच्छे सवाल आगे भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हमें सबसे पहले तो एनसीईआरटी करनी है। पहली चीज़ मैंने यहाँ ऑर्डर लिख रखा है, देख सकते हो। सेकंड थिंग जो हमें करनी है वो करना है हमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में हर चैप्टर में 10-12 सवाल ही हैं, उसको आप बैठ के आराम से कर लेना। उसकी भी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और मैंने वैसे लेक्चर्स बाय लेक्चर्स कराना शुरू किया था, पर उस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स कुछ अच्छा आया नहीं, तो आई डोंट थिंक सो मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा। पर बाकी देखते हैं, अगर स्टूडेंट्स बोलेंगे तो कर भी दूंगा। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको करना है सेकंड नंबर पे। उसके सारे एमसीक्यूज तो करने ही हैं। और उसके बाद आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो कुछ वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिखेंगे। उसमें से जो आपको लगे, जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे कि हाँ इस पे बेसिक से सवाल बन सकते हैं नीट के लिए, तो वो क्वेश्चंस को भी आप कर लेना। सारे उसमें करने ज़रूरी नहीं है, पर वो क्वेश्चंस को आप कर लेना जिस पे आपको लगे कि इससे पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है एक चीज़, नीट प्रेप की वेबसाइट। ये एक अच्छा रिसोर्स है जो बहुत कम बच्चों को पता है, और मैंने यहाँ आपको आज ये मैं चीज़ बता रहा हूँ। आप नीट प्रेप की वेबसाइट पे जाना, वहाँ आप लॉगिन करना, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका, बस वहाँ आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और वहाँ उनके ना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत सारे, और वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली मिलना आपको मुश्किल है, तो वहाँ से वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं पर्सनली क्या करता था कि मैं दिन भर अपनी पढ़ाई वढ़ाई की, मैं रात को जब सोने जाता था तो जब मेरे हाथ फ़ोन लेके ही जाता था ऑब्वियसली सोने, तो सोते टाइम में क्या करता था कि लास्ट के 30 मिनट सोने से पहले मैं नीट प्रेप की वेबसाइट पे जाके मैं उनके क्वेश्चंस देख लिया करता था, और वहाँ से लगभग 10, 20, 30 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर लेता था, और उसी टाइम मेरे को नींद आ जाती थी। तो आप भी इसको एज साइड में ऐसे कर सकते हैं अपनी दिन भर की पढ़ाई के बाद, और क्वेश्चंस भी इंटरेस्टिंग होते हैं तो आपका मन भी लगेगा उनको सॉल्व करने में, और ये फ्री में अवेलेबल है। ठीक, चौथे नंबर पर आप अगर ये 3 चीज़ें कर लिए तो आपको पीवाईक्यू करना है पिछले 11 साल का। उसके पहले की करने की ज़रूरत है नहीं, वो एनसीईआरटी के काफ़ी बाहर आता था तब, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 11 साल का पीवाईक्यू आपको कर लेना है 2013 के बाद से का। और क्योंकि बीच बीच में दो पेपर भी हुए, 2015 में 2 पेपर हुआ है और अभी 2 पेपर हुआ है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे ऑब्वियसली। और उनमें भी अब आपका सवाल होगा कि 2013 के बाद वाले पीवाईक्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगे, तो उनको क्या करना है, तो उनको इग्नोर नहीं करना है आपको। जो आपको लगे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको अपनी एनसीईआरटी में साइड में कहीं मेंशन कर लो, कहीं लिख लो, क्योंकि उससे अगर एक बार क्वेश्चन आया तो आगे भी आ सकते हैं। तो वो चीज़ को आप अपनी एनसीईआरटी में ही साइड में कहीं लिख लेना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली हैं बायोलॉजी में, आपके फिर डिसेंट स्कोर आना शुरू हो जाएंगे। मतलब 320, 330 इतना स्कोर आना शुरू हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी है, आपको एलन या आकाश इनके टेस्ट पेपर लेने हैं। आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे, पैसे खर्च करो मत, आपको सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इनके टेस्ट पेपर लेने हैं आपको। मैं जो वो एक्स्ट्रा करने की बात कर रहा था ना कि आपको अगर टॉप 30,000 बच्चों में आना है तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, तो आपको एलन या आकाश के टेस्ट पेपर लेने हैं, और उसका सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी सेक्शन, उसका सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी सेक्शन आपको लगाना है। और अगर मतलब ऊपर की 4-5 चीज़ें आपने कर ली है तो मैं आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि हर 2 दिन पे कोशिश करो एक पेपर लगा लो। आधा घंटा लगेगा आपको बायोलॉजी सेक्शन, आप एक पेपर निकालो, उसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा और बायोलॉजी भी होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री को इग्नोर करो, पीडीएफ से ही
उसको कोशिश करो कि उसको आधे घंटे में कर लो आप वो पेपर अच्छे तरीके से, बिना OMR भरे। वो PDF ही लो, उसमें एनोटेशन ऑन करके उसमें ही टिक लगा लो और बाद में चेक कर लो। और वो पेपर में जो जो तुमने गलतियाँ की है उसको एनालाइज करने में भी तुम लोग को मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। तुमने उसमें से जो जो गलतियाँ की हैं उसको क्या करना है, उसको तुम लोगों को अपनी NCERT बुक में हाईलाइट कर लेना है, एक स्पेसिफिक कलर ऑफ हाइलाइटर या फिर रेड पेन से ऐसा मार्क करके और लिख दो मेजर या माइनर जो पेपर था आपका, ऐसा लिख के उसको हाईलाइट कर लेना है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ अगर तुम कर रहे हो, हर 3 दिन पे भी 4 दिन पे भी एक ऐसा पेपर तुम सुबह उठ के लगा ले रहे हो, आधे घंटे लगेंगे और ये सब एनालाइज करने में और 15 मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 मिनट्स तुम लोगों को लगेंगे। और तुम्हें बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम्हें कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और वो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ऐसे पेपर्स उठाना जो तुम्हारे सिलेबस से अलाइन करते हो, और तुम लोग खुद से ढूंढने में सक्षम नहीं हो तो मुझे बताना टेलीग्राम पे, मैं तुम लोगों को खोज खोज के दे दिया करूँगा। नेक्स्ट है ऑप्शनल में, अगर इतनी चीज़ें कर ली है तो अगर बायो हैक करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत बच्चे यूज़ करते हैं रिविजन के लिए, अच्छा मटेरियल है। पर अब मैं इसको ऑप्शनल में इसलिए रखा हूँ क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसीलिए अगर मन है आपके पास, आप अफोर्ड कर सकते हो तो यूज़ कर लेना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये 2 बुक्स अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये दोनों बुक्स अच्छी हैं, मैंने इसको रिव्यू करा था, ये 2 बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, आप कर सकते हो इनको। तो बायोलॉजी हमारा हो गया, और इतना कर लोगे ना बायोलॉजी में, तुम लोग ऑब्वियसली 340+ स्कोर कर रहे होगे। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। ये काफ़ी शॉर्ट है क्योंकि देखो ये सारे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स ना काफ़ी बहुत कम चीज़ें करनी होती है, उनको बार बार करनी होती है बस। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले क्लास नोट्स को पढ़ो, फिर आप कोई भी एक कोचिंग का मॉड्यूल लगाओ, मॉड्यूल आपके किसी भी कोचिंग का हो सकता है, लाइक एलन, आकाश, या फिर आप PW का भी मॉड्यूल लगा सकते हो। PW और एलन के मॉड्यूल में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, लगता है कि वो दोनों ने एक ही जगह से लिखा है, तो कोई सा भी आप मॉड्यूल कर सकते हो। फिर करो 37 ईयर PYQs, तीसरे नंबर पे। देखो क्रोनोलॉजी समझ लो आप, पहले आपको क्लास नोट्स करना है, फिर आपको मॉड्यूल करना है, और फिर आपको 37 ईयर PYQs करना है। इतना कर लोगे ना जब तुम, तो तब से ही तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स 140+ आने लगेंगे, अगर ढंग से कर लिया तो। और उसके बाद अब तुम्हें लगेगा कि थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है तो हम क्या करें, तो उसके बाद ये 2 चीज़ें तुम कर लेना। उसके बाद तुम NCERT का सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और NCERT एग्जाम्पल कर सकते हो केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में आप बेसिकली क्या करो, NCERT को फॉलो करना है, टॉपिक वाइज पढ़ो, एक टॉपिक उठाया उसको पढ़ के ख़त्म किया, उसके बाद जो उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो हैं वो सबको अच्छे से किया, और जितने ग्राफ्स हैं, चार्ट है और टेबल है, उन सबको काफ़ी अच्छे तरीके से देखना है। अभी इस वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होते हैं, कैसे फ्रेम होते हैं, वो इस वीडियो के एंड में मैं प्रॉपर वो स्लाइड लेके आया हूँ जिसमें क्वेश्चन है और वो कहाँ से क्वेश्चन बने, वो सब चीज़ मैं दिखाऊंगा। और इनऑर्गेनिक में अगर तुम इतनी चीज़ें कर चुके हो और तब तुम्हारे 150-60 मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर तुम बैक एक्सरसाइजेस भी देख लेना, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले चीज़ ये कर लेनी है तुम्हें NCERT। सेकंड में तुमको मॉड्यूल करना है, अगेन आकाश, एलन या PW, जो मॉड्यूल तुम्हारे पास है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई लोकल कोचिंग के भी मॉड्यूल है ना, उनमें भी अच्छे सवाल होते हैं, तुम लोग वो भी कर सकते हो। फिर तुम लोग को 37 ईयर PYQs करने, और उसमें जो कुछ पॉइंट हो जो तुम्हारे नोट्स में नहीं हो और NCERT में नहीं हो, उसको लिख लेना अपने नोट्स में, करके भूल मत जाना। मैं वही जो हमेशा बोलते जा रहा हूँ, अभी तुमको एक्स्ट्रा क्या करना है कि तुम टॉप 30,000 स्टूडेंट्स में आओ, तो जो तुमने 37 ईयर PYQs की है उसको करके भूलना नहीं है। उसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिखे तुमको, जो ना तुम्हारे नोट्स में है ना तुम्हारे NCERT में, उसको लिख लो, कहीं ना कहीं लिख लो, या तो अपने नोट्स में लिख लो या तो अपने NCERT में लिख लो। नेक्स्ट है NCERT एग्जाम्पलर, उसमें तुमको टाइप 1 MCQs, टाइप 2 MCQs, शॉर्ट आंसर टाइप, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, ये सब कुछ ही करना है, और काफ़ी कम टाइम में ये भी हो जाएगा आप लोगों को, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं। मेरे को तो लगता है कि 1 आवर के अंदर आपका हो जाएगा, क्योंकि एक में लगभग 30-40 सवाल ही होते हैं, उसमें से भी शॉर्ट आंसर करना है बस, लॉन्ग आंसर वगैरह तो करना नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा आराम से। तो ये चीज़ को कर लेना। और फिर नीट प्रेप की वेबसाइट से आप वो कर सकते हो, जैसा मैंने बायोलॉजी का बताया वैसे ही आप वो सवाल कर सकते हो। और सिक्स सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही कि एलन या फिर आकाश का पेपर लो, एक स्पेसिफिक सिलेबस का पेपर खोजो जिसमें इनऑर्गेनिक ही पूछी हो सिर्फ केमिस्ट्री सेक्शन में, तो उसमें 50 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, और वो 50 क्वेश्चंस आप खुद को एक घंटे का टाइम लिमिट लगाओ और वो 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। और वो 50 में से मान लो अगर तुम्हारे 7-8 गलत होते हैं तो उनको अपने नोट्स में लिख लो, और कोई NCERT की लाइन गलत होती है तो उनको अपने NCERT में मार्क कर लो।
ये करके देखने से तुम लोग को श्योरली इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। मैं तुम लोग को ये दावा करता हूँ। अगर ये चीज़ जो मैं लिख के बता रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में, ये आकाश एलन के पेपर वाले मैंने खुद किया था, और ये एक्स्ट्रा तुम करो। बहुत कम बच्चे वीडियो को देख रहे होगे, पर ये चीज़ तुम लोग करो, तुम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक में क्या करना है। ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, टॉपिक वाइज आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, बैक एक्सरसाइजेज और चार्ट्स एंड टेबल। यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बेसिकली सेम ही चीज़ चलने वाली है, वैसे ही आपको करना है। और इसके बैक एक्सरसाइजेज थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, सुनो। और इसके बैक एक्सरसाइजेज करो ना तुम, तो शुरू में 4-5 सवाल सारे चैप्टर्स में तुमको दिखने मिलेंगे IUPAC के, उनको छोड़ देना, उसके बाद से शुरू करना, जहाँ से वो रिएक्शन वगैरह के सवाल होंगे ना, वहाँ से शुरू करना। और सेकंड नंबर पे तुम मॉड्यूल करो कोई एक कोचिंग का, वो भी ठीक है। थर्ड नंबर पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जैसा मैंने इनऑर्गेनिक में बताया था, सारे असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। और मैं करा भी रहा था अपने यूट्यूब पे, मैं आगे देखता हूँ, अगर हो सके तो मैं कंटिन्यू करूँगा, तो मैं ये चीज़ को करा दूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम लोग का यहीं पे। क्योंकि मैंने देखा दूसरे यूट्यूब पे मैंने वीडियोज़ देखे, तो बहुत सारे टीचर्स के हैं, पर वो क्या करते हैं कि वो आधे टाइम अपने कूपन कोड को प्रमोट करते हैं, आधे टाइम अपने ऐप को प्रमोट करते हैं, और आधे टाइम वो कमेंट सेक्शन देख रहे हो। तो मतलब वो लाइव वाले टाइप के वीडियो है, आधे टाइम वो कमेंट सेक्शन देख रहे होते हैं कि हाँ बच्चों रिप्लाई करो रिप्लाई करो। तो 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो है, जो आधे घंटे में कंटेंट किया जा सकता है, उसकी 1.5 घंटे 2-2 घंटे की वीडियो है। तो उससे बेटर मैंने सोचा है कि मैं आधे घंटे में तुम लोग के लिए लेके आ जाऊँगा हर एक चीज़। उसको तुम 2x पे भी देख लोगे, तो 15-20 मिनट में एग्जाम्पलर यहीं से करके अपना तुम लोग जा सकते हो। नेक्स्ट है 37 ईयर PYQs करो, और वही सेम चीज़ की PYQ में अगर कुछ ऐसा तुमको दिख गया जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है, तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसको इंक्लूड ज़रूर करो, क्योंकि PYQ बेस्ड सवाल हमेशा आते रहते हैं। और 5th नंबर पे नीट प्रेप के क्वेश्चंस करो। नीट प्रेप पे जितने सवाल है काफ़ी अच्छे हैं, पर मैंने नीट प्रेप के क्वेश्चंस करने आपको बोले हैं बायोलॉजी में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, क्योंकि फिजिक्स और फिजिकल के तुम लोग को वहाँ के करने की ज़रूरत है नहीं, कि उसमें पेन पेपर लगता है, उससे अच्छा तुम अपने मॉड्यूल वगैरह के सवाल करना फिजिक्स और फिजिकल में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग ऑर्गेनिक में भी वही है कि एलन या आकाश के पेपर लो। मैं PW का नाम इसमें नहीं ले रहा हूँ, तुम लोग ये चीज़ को ध्यान देना, एलन और आकाश का पेपर ही लेना, क्योंकि एक चीज़ साफ है, एक्सपीरियंस मैटर्स। एलन और आकाश के पास जो एक्सपीरियंस है वो PW के पास नहीं है, मैं सीधे बोलूँगा, चाहे तुम लोगों को ख़राब लगे कोई बात नहीं है। इनके पास एक्सपीरियंस है 20-25 साल से ज़्यादा का टेस्ट पेपर्स बनाने का, और इनके टेस्ट पेपर से नीट में एज इट इज़ सवाल आते हैं, PW वाले से नहीं आते। PW का पेपर बहुत ही बेसिक होता है, एलन का लेवल उनको टच करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए एलन या आकाश का पेपर लो, सिर्फ ऑर्गेनिक का उसमें से पार्ट उठाओ, और वो चीज़ को तुम अपना 1 घंटे में कोशिश करो सॉल्व करने का। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होती है, ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो तुम कर सकते हो टॉप 30,000 स्टूडेंट्स में आने के लिए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, यानी स्टॉप वॉच लगाओ, टाइमर लगाओ 1 घंटे। पैनिक हो जाओगे ये अगर टाइम में, और अगर अभी पैनिक हो रहे हो तो अच्छी बात है, नीट वाले दिन पैनिक होने से। तो ऐसे करो, और तुम लोग नोटिस खुद ही करोगे, जब तुम टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम 4 सवाल एक्स्ट्रा गलत करोगे, पर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करने के बाद वो चीज़ सही होती जाएगी, और नीट वाले दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ को करके देखना। नेक्स्ट है फिजिक्स। मैंने बताया कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स में फिजिक्स में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, क्लास नोट्स को करो, मॉड्यूल करो, फिर PYQ करो। और इन तीनों को करने के बाद दोस्तों ध्यान से सुन लेना, मैं तुम लोग को गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। इन तीनों को करने के बाद अगर तुम्हारे 150+ कॉन्स्टेंटली 3 टेस्ट में आ गए, अभी के टाइम पे सोच लो, मान लो दिसंबर जनवरी तक अगर आ गए, तो तुम DC पांडे का बस लेवल 1, मतलब DC पांडे का बस एक लेवल का सवाल कर सकते हो। एक एक्सरसाइज DC पांडे, वो भी पूरा सॉल्व करने मत बैठना, एक थोड़ा सा तुम लोग को एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा इससे, कि फिजिक्स में भी अगर हार्ड हुआ 2016-2021 जैसा पेपर अगर आ गया, तो तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे फिर। और इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट में वही है, सेम चीज़ है कि एलन या आकाश का पेपर लेना। और इससे मुझे याद आया कि हमें ना एलन में एक बुकलेट मिली थी एक्स्ट्रा, जिसमें 6 पेपर थे, पूरे सिलेबस को 6 पार्ट में बांट दिया गया था, सिलेबस 1 ऐसे, और 1 से सिलेबस 6 तक। और उसमें जैसे पहले पार्ट में शुरू के 5-6 चैप्टर थे, फिर 5-6 चैप्टर ऐसे करके 6 पेपर्स थे उसमें टोटल, और वो काफ़ी अच्छे पेपर्स थे। तो ये अगर चाहिए तो तुम लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं ये अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी, मतलब आज शाम को, ये वीडियो के बाद मैं शाम को अपलोड कर दूंगा ये चीज़ को। तो ये चीज़ को लगा के तुम लोग देखना। और अब देखो, मैंने पर्सनली एनालाइज किया था ये जो रिसोर्सेज मैंने तुमको बताया, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा साइड बुक का नाम नहीं लिया सिवाय DC पांडे के, क्योंकि मुझे लगता है कि फिजिक्स अगले साल हार्ड हो सकती है इसलिए। बाकी मैंने कोई कुछ भी एक्स्ट्रा बुक मटेरियल का तुम्हारे सामने नाम नहीं लिया। और ऐसा क्यों है?
क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से आता है। और ये सब बोलते रहते हैं, पर मैं तुम लोग को प्रैक्टिकली ला के दिखाता हूँ। मैंने पर्सनली पिछले 10 साल का पेपर एनालाइज किया है काफ़ी अच्छे तरीके से। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था नीट के लिए, तो मैंने एनालाइज़ किया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं। जब मेरा ड्रॉप लगा तभी मेरे को ये चीज़ अकल आई, ड्रॉप के पहले नहीं ऑब्वियसली। जब मेरा ड्रॉप लगा तब मेरे को ये अकल आई कि पेपर को पहले देखो, पहले पेपर को समझो कि पेपर आता कहाँ से है, फिर हम उसको पढ़ सकते हैं। पहले पेपर को पढ़ो, उसके बाद पेपर के लिए पढ़ो। तो फिर मैंने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसीलिए मैंने ड्रॉप ईयर में एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रिपरेशन की। और मेरे केमिस्ट्री में भी 160 थे और बायोलॉजी में भी मेरे 356 मार्क्स थे। तो देखो क्या है कि इंटर हैलोजन, एक क्वेश्चन आया सबसे पहले अपने सामने, इंटर हैलोजन कंपाउंड से क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन हमारा नीट 2022 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमसे नीट 2022 में पूछा गया था। और नीट 2022 में ये जो क्वेश्चन आया था, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में था। ये देखो मैंने मार्क भी किया, ये तो मतलब 22 के बाद ही मार्क किया, पर ये एग्जैक्ट हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में था। और जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा उसको, और देखो इसका सॉल्यूशन तो यहाँ है नहीं, जो स्टूडेंट थोड़ा मेहनत करेगा वो एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के जाएगा, इसका सॉल्यूशन खुद से याद करके जाएगा, तो उसको फ़ायदा होगा और ये क्वेश्चन को वो जल्दी कर लेगा। और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ के गया, भले उसके कॉन्सेप्ट क्लियर भी है, तो भी ये क्वेश्चन को करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है कि एक और क्वेश्चन था, ये देखो 1997 का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन बाई क्लोरोबेंजीन टू क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल रिक्वायर्स ड्रास्टिक कंडीशन, बट क्लोरीन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज रीडली रिप्लेस्ड बिकॉज। और इसका आंसर यहाँ दे रखा है कि द नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट इज स्टेबलाइज्ड बाई NO2 ग्रुप। तो इसलिए होता है कि जो, और यहाँ भी देख सकते हो, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विथड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग। और यहाँ सेम वही था, NO2 विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो पैरा पोजिशन। तो इसका आंसर भी यही गया था। और सोचो ये 1997 का क्वेश्चन है, फिर भी अभी भी रिलेवेंट है अभी के एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो। वैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस 2 इज मोर देन कॉपर प्लस। तो यहाँ पूछा है कि कॉपर प्लस क्यों स्टेबल नहीं है, तो वो चीज़ का यहाँ से आंसर, अगर आप इसको आंसर करने जाओगे तो आप इसको भी आंसर इजीली कर लोगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो आते रहते हैं और आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी को ही पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और हाँ एक चीज़ और, मैंने ये जो आपको जितने रिसोर्सेज बताए ना, ये चीज़ें आपको करनी है, तो इसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो कि एक ऐसा टेबल बना सकते हो। एक देखो बेसिकली तुम लोग ऐसा टेबल बना सकते हो, और इधर जैसे चैप्टर्स के नाम हो गए, जैसे इनऑर्गेनिक का हम लेके देखते हैं, मैंने पर्सनली बनाई थी तो मैं वो चीज़ तुम लोग को बता देता हूँ। तुम लोग यहाँ टेबल बना सकते हो, पहले पीरियोडिक टेबल लिख दिया, फिर केमिकल बॉन्डिंग लिख दिया, फिर पी ब्लॉक लिख दिया, और इधर तुम्हारे बहुत सारे कॉलम्स होंगे जो मैंने तुम लोग को 5-6 चीज़ें बताई है उसके लिए। और ये जो कॉलम्स होंगे उसमें तुम लोग यहाँ लिखोगे बेसिकली कि सबसे पहले तुम लोग क्या करना है, एनसीईआरटी करना है, फिर एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, फिर और उसके बाद PYQs करने हैं, फिर वो जो मैंने बोला था एलन आकाश के पेपर्स करने हैं। तो ऐसे तुम एक टेबल बना के कर सकते हो चीज़ों को। और जैसे तुमने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ा, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ा, तुमको यहाँ पे एक टिक लगा देना है। फिर तुमने उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लिए, एक और टिक लगा देना है। फिर तुमने PYQ कर लिया, एक और टिक लगा दो। फिर तुमने वो एलन आकाश के पेपर से सिर्फ इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में केमिकल बॉन्डिंग का एक पेपर सॉल्व कर लिया, तो एक और टिक यहाँ लगा दो। और ऐसा तुम्हारे रूम में तुम्हारे स्टडी टेबल के आगे ऐसा लगा रहेगा ना, तो तुम लोग को अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा, तुम लोग को लगेगा कि हाँ इतनी चीज़ें मैंने कर ली है, और इतनी चीज़ों को ही बार बार फॉलो करना है। यानी इतनी चीज़ें अगर हमने एक बार कर ली, फिर हम दोबारा गए वापस एनसीईआरटी पढ़ा, एक और टिक, इन टेक्स्ट क्वेश्चन के एक और टिक, ऐसे जितने टिक तुम्हारे हो जाएंगे, अगर तुम्हारे सब पे 3-3 टिक भी हो गए ना, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे अपने एग्जाम में। तो ये सब चीज़ों को फॉलो करना मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से तुम लोग को समझाया है। एट द एंड तक जो वीडियो देख रहा होगा उसको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा ये सब चीज़ों को फॉलो करके। तुम लोग करना, और बाकी जो भी अपना रिस्पांस होगा मेरे को टेलीग्राम पे आके शेयर करना कि हमने ये चीज़ को फॉलो किया और हमारा अभी मार्क्स इतना आ रहा था, इम्प्रूव हुआ या फिर इम्प्रूव नहीं हुआ, तो भी बताना। तुम लोगों को कुछ और अल्टरनेटिव बताऊँगा मैं। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहो और मज़े करो।